पिछले 65 सालों से नासा का अगर कोई मिशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है तो वह वाइजर मिशन है। साल 1977 में लॉन्च हुए वाइजर 1 और 2 पिछले 47 सालों से लगातार हमें सोलर सिस्टम का डाटा सेंड कर रहे थे। इन्हीं स्पेस प्रोब्स के कारण हम पहली बार जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के करीब जा सके और उनकी सटीक इमेज भी ले पाए। वाइजर प्रोग्राम के कारण ही नासा यह डिटेक्ट कर सका कि सोलर सिस्टम के लास्ट 2 ग्रह यूरेनस और नेपच्यून कितने ज्यादा ठंडे हैं और उनकी सतह कैसी है। वाइजर 2 के बाद नासा का आज तक कोई भी प्रोब इन दोनों ग्रहों पर नहीं पहुंच सका है, पर कुछ महीनों पहले नासा के वाइजर 1 और 2 ने हमसे संपर्क तोड़ दिया था। नासा के इंजीनियर ने इन्हें रिवाइव करने के लिए कई कमांड भेज रहे थे, पर यह दोनों ही प्रोब कोई रिस्पांस सेंड नहीं कर पा रही थे। हालांकि कुछ समय बाद नासा वाइजर 1 और 2 से कांटेक्ट कर लेता है, पर वज्र 1 स्क्रिप्ट लिखते हुए हमसे कांटेक्ट में तो है, पर वह कोई भी साइंटिफिक डाटा हम तक सेंड नहीं कर पा रहा है। मानव इतिहास के ये 2 सबसे शानदार प्रूफ की मदद से ही हम आज अपने सोलर सिस्टम को जान सके हैं। इस समय वाइजर 1 और 2 दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, जहां वाइजर 1 पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है तो वॉच 2 हमसे 20 अरब किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी विशाल है कि अगर पृथ्वी जैसे ग्रह इस दूरी में समाते हुए रखे जाए तो 174000 पृथ्वी भी वज्र 1 के लिए कम पड़ जाएंगी। हर 12 मिनट में वह 1 पृथ्वी जितने विशाल ग्रह को पार कर रहा है और ऐसे ही यह कई करोड़ों सालों तक पार करता रहेगा। पर वायर 1 और 2 की इस दूरी और स्पीड के बाद भी यह हमसे अभी भी संपर्क में है और इनकी मदद से लगातार इंटरस्टेलर स्पेस का साइंटिफिक डाटा लेते आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपके मन में कभी विचार आया है कि पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर, जहां लाइट को भी जाने में 22 घंटे लगते हैं, वहां से हम इन छोटे से स्पेस प्रोब्स को कैसे कंट्रोल करते हैं और वह कैसे हमें पृथ्वी पर नासा को अपनी पोजीशन देते रहते हैं? कैसे इनकी मदद से हमने सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों की इमेज ली है और कब तक ये हमें अपनी पोजीशन और साइंटिफिक डाटा देते रहेंगे? वाइजर 1 और 2 जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या ये कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिल पाएंगे? और मिलेंगे तो उन्हें हम तक यानी पृथ्वी पर आने में कितने साल लगेंगे? तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए साइमित के साथ एक और ब्रह्मांड की यात्रा में, जहां हम वज्र 1 और 2 के भविष्य और एलियन सभ्यता की बात करेंगे। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप वाइजर प्रोब को ध्यान से देखें तो आप इसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स को पाएंगे जिन्हें आप इस 3D मॉडल में देख सकते हैं। हालांकि मैं सभी इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर वायर प्रो में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनके बिना सिग्नल ना तो भेजा जा सकता है और ना ही रिसीव किया जा सकता है। वायर की तरह ही आज के भी सभी प्रोब ऐसे ही सिग्नल सेंड और रिसीव करते हैं। सबसे पहले वायर की लोकेशन और उसकी पोजीशन को जानने के लिए नासा उससे ज़रूरी डाटा लेता है। वाइजर में लगा फ्लाइट डाटा सिस्टम नासा को उसकी पोजीशन भेजता है। जब वायर 1 और 2 लॉन्च हुए थे तब इनके सभी इंस्ट्रूमेंट काम करते थे, तो उसी समय में जाकर के हम इसकी प्रोग्रामिंग और कम्युनिकेशन को और आसानी से समझ सकते हैं। अपने लॉन्च होने के 2 साल बाद ही वायर 1 और 2 जुपिटर ग्रह के पास आ चुके थे। वाइजर 1 जनवरी 1917 से ही जुपिटर की इमेजेस लेना शुरू कर देता है। मार्च 1969 में ये जुपिटर के करीब होता है, तो वहीं वाइजर 2 भी इसी के थोड़ा पीछे होता है। वाइजर 1 अब यहाँ पर 60 दिन तक इस विशाल ग्रह की 19,000 इमेजेस लेता है। आप स्क्रीन पर इन इमेजेस को देख सकते हैं। वाइजर प्रोब्स में 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं जो बहुत कम मेमोरी में ही अपने सभी काम करते हैं। इसी मेमोरी के कारण ही इन कंप्यूटर्स में कमांड स्टोर होती है और आगे प्रोसेस होती रहती है। तो वाइजर प्रो सबसे पहले अपने मेन कैमरे से इमेज कैप्चर करते हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट होती है। उसके बाद कैमरे द्वारा ली गई एनालॉग इमेज यानी एक ही तरह की ब्राइटनेस पर ली गई इमेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस बाइनरी डाटा में हर एक पिक्सल की ब्राइटनेस का डाटा होता है। उसके बाद वाइजर का कंप्यूटर कमांड सिस्टम इस इमेज को हाईली कंप्रेस करता है ताकि डाटा का साइज कम हो और इंफॉर्मेशन बनी रहे। अरबों किलोमीटर की दूरी पर कंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद वाइजर इस कंप्रेस डाटा को रेडियो सिग्नल्स में इनकोड करता है ताकि इसे आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके। इनकोडेड सिग्नल फिर वाइजर में लगे हाई गेन एंटीना में जाता है, जो इसे फिर एक पतली बीम के जरिए पृथ्वी पर भेजता है। यहाँ तक वाइजर का काम पूरा हो चुका है और सिग्नल पृथ्वी पर आ चुका है। अब पृथ्वी पर लगा डीप स्पेस नेटवर्क इसे रिसीव करता है। यह नेटवर्क पृथ्वी के 3 अलग अलग हिस्सों पर लगे विशाल का रेडियो एंटीनों के जरिए बना है, जो कि पूरी पृथ्वी को एक तरह से कवर करते हैं।
नासा के प्रोफेस इसी नेटवर्क पर डिपेंड है और वैज्ञानिक इसी के सहारे कई रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके उसे पढ़ते हैं। तो वाइजर के हाई गेन एंटीना से आया सिग्नल पृथ्वी पर डीप स्पेस नेटवर्क को मिल चुका है। अब डीप स्पेस नेटवर्क इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरबों किलोमीटर दूर से आया रेडियो सिग्नल काफी वीक होता है, इसलिए एम्पलीफिकेशन के जरिए ही इसे आगे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद यह सिग्नल वैज्ञानिकों के पास जाता है। नासा की जेट प्रोपोर्शन लेबोरेटरी इन सिग्नल को डिकोड करती है और बाइनरी फॉर्मेट में आए इन सिग्नल्स को पिक्सल की ब्राइटनेस के आधार पर फिर कंप्यूटर द्वारा आगे इमेज बनाने के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आई सिग्नल्स को भी इसी तरह डिकोड करते हैं और हर पिक्सल की ब्राइटनेस और डार्कनेस को कवर करके एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाते हैं और कई फिल्टर से ली गई इमेज को कंबाइन कर एक शार्प इमेज तैयार की जाती है, जिसे हम अपने स्क्रीन पर देखकर ब्रह्मांड को निहारते हैं। हालांकि वाइजर की तुलना जेम्स वेब से नहीं की जा सकती है, पर वायर के डाटा को भी 47 साल पहले और अभी भी इसी तरह प्रोसेस किया जाता है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्पेस में भेजे गए प्रोब्स इसी के जरिए अपने सिग्नल भेजते हैं। दूसरा, इसे जिस फ्रीक्वेंसी पर भेजा जाता है वह टेलीफोन डिवाइस और टीवी से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, जिस कारण डीप स्पेस नेटवर्क इसे अलग से कवर कर हमें प्रोसेस करने के लिए सेंड कर देता है। पर अब वाइजर प्रोब्स की पावर बहुत कम हो चुकी है। प्लूटोनियम 238 पर चलने वाले ये प्रोब्स अपने लॉन्च होने के हर साल बाद 0.79 पर के रेट से अपनी पावर कम करते जा रहे हैं और इतने सालों में कई इमेजेस और डीप स्पेस और आइस जाइंट यूरेनस और नेपच्यून की इमेजेस भेजने के कारण इनकी पावर अब बस खत्म होने के कगार पर है। प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ 87 साल है। लॉन्च के टाइम ये 470 वाट पावर जनरेट करते थे और थोड़ी बहुत एनर्जी हीट के जरिए वेस्ट हो जाती थी। अब जैसे जैसे 47 साल हो गए हैं तो फ्यूल भी काफी कम बचा है और वायर 1 इसी कारण अब बहुत कम पावर पर काम कर रहा है। नासा मानता है कि अगले साल से लेकर के 2032 के बाद वायर 1 और वायर 2 पूरी तरह बंद हो जाएंगे और अनंत ब्रह्मांड में हमसे बिना कांटेक्ट किए भटकते रहेंगे। इस समय भी वाइजर प्रोब्स के सिग्नल कई महीनों तक हमें रिसीव नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट कर ही लिया जाता है। बहुत फेंट सिग्नल और पृथ्वी से बहुत दूरी होने के कारण इन्हें कमांड देने और रिसीव करने में 45 घंटे तक लग जाते हैं। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि क्यों कई बार हमें वाइजर प्रोब्स की यह न्यूज़ सुनने को मिलती है कि सिग्नल लॉस्ट हो गए हैं। फिलहाल वाइजर 1 हमसे 24 अरब 37 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसमें लगे 3 कंप्यूटर में से एक ने काम करना बंद कर दिया है। नासा अभी भी इसे रिजॉल्व नहीं कर सका है और अब उम्मीद भी कम है। फ्लाइट डाटा सिस्टम से कांटेक्ट ना होने के कारण हम वाइजर 1 की पोजीशन और उसकी सिस्टम की कोई भी अचानक जाका नहीं ले पा रहे हैं, जिससे लगता है कि अब यह धीरे धीरे हमसे दूर होने की कगार पर है। वहीं वाइजर 2, जो कि पृथ्वी से 20 अरब 37 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिलहाल हमें हर तरह का साइंटिफिक डाटा भेज रहा है। इसे देखते हुए लगता है कि वाइजर 2 कई साल तक हमसे कांटेक्ट में रहने वाला है। दोनों ही प्रोस में गोल्डन डिस्क है, जिसमें पृथ्वी की हर चीज के बारे में जानकारी दी गई है। साथ में इस डिस्क में उसे चलाने का तरीका भी दिखाया गया है। अगर आज से हजारों साल बाद कोई एलियन इन वाइजर प्रूफ्स को कैप्चर कर ले तो वह इन डिस्क के जरिए पूरा डाटा डिकोड करके हम तक आसानी से पहुंच सकता है। अब यह काम वह कैसे करेगा और वाइजर प्रूफ्स की डिस्क उन्हें कैसे पृथ्वी का रास्ता बताएगी, उसका वीडियो मैं पहले पार्ट में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे वैज्ञानिकों ने एलियंस को हमारा एड्रेस दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम तक पसार स्टार के मैप के द्वारा आसानी से आ सकते हैं। फिलहाल यह दोनों प्रोब्स अभी किसी खास प्लेनेट और स्टार की डायरेक्शन में नहीं है। इन्हें हमारे सोलर सिस्टम के ओंट क्लाउड से निकलने में ही 300 साल लगेंगे और उसके बाद भी ये किसी भी स्टार के नजदीक नहीं होंगे। वाइजर 1 की सबसे पहली क्लोज अप्रोच 40000 साल बाद गसा 445 स्टार से होगी, जो अभी हमसे 17 लाइटर दूर है। पर हैरानी की बात यह है कि स्टार खुद वाइजर 1 से भी 7 गुना तेजी से हमारी ओर आ रहा है। तो जब वाइजर 1 इसके पास से गुजरेगा तब यह स्टार हमारे सूर्य से मात्र 3.4 लाइट ईयर दूर होगा, जिससे यह प्रॉक्सिमा सटोरी को भी पीछे छोड़कर कुछ सालों के लिए हमारा पड़ोसी तारा बन जाएगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस स्टार सिस्टम में कोई एलियन सिविलाइजेशन होगी तो वह वाइजर 1 को ट्रैक करके हमारी पृथ्वी पर आ सकती है। पर अगर यहाँ भी वाइजर 1 को एलियन नहीं मिले तो वह अगले 3 लाख साल तक बिना किसी स्टार के नजदीक आए हुए ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में भटकता रहेगा।
वहीं वाइजर 2 भी इसी तरह किसी भी खास स्टार की ओर नहीं जा रहा है। 42000 साल बाद ये पृथ्वी से 10 लाइट ईयर दूर रस 248 स्टार से 1.7 लाइट ईयर की दूरी से होकर के गुजरेगा। अगर इंसानी स्केल पर बात करें तो इसे स्टार से भी डिटेक्ट करना मुश्किल है, पर इसकी क्लोज अप्रोच अब 42000 साल बाद इसी ही स्टार सिस्टम के एलियन से हो सकती है, नहीं तो यह भी गैलेक्सी में भटकता रहेगा। वाइजर प्रो की भले ही पावर 4 या 8 साल बाद खत्म हो जाए, पर इनकी गोल्डन डिस्क और ये प्रोब्स 4 अरब साल तक बिना किसी एस्टेरॉयड से टकराए हमारी गैलेक्सी में भटकते ही रहेंगे, जो सच में हैरान कर देता है। वाइजर प्रोब्स मानव द्वारा बनाई गई पहली ऐसी चीज है जो इंटरस्टेलर स्पेस में गई है, और इसका यह रिकॉर्ड अब कोई भी नहीं तोड़ सकता है। कितनी भी सभ्यता आए, पर यह प्रोब्स अब अरबों सालों तक मानवों की गाथा लिए ब्रह्मांड में एलियंस का इंतजार करते ही रहेंगे। यह भी हो सकता है कि हम इंसानों की भविष्य की सभ्यता ही इन प्रोब्स को खोजकर हमारे बारे में जाने, यह सोचकर ही मैं हैरान हो जाता ताहूं कि ब्रह्मांड कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह वज्र सीरीज का दूसरा वीडियो था जहां हमने कम्युनिकेशन की बात की। इसका पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप वहां जाकर के जरूर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इन दोनों प्रोब्स के काम करने के तरीके भी समझ में आए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छा लगा है तो जी भर के कमेंट कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।